गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 202 का यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। उसका फर्स्ट टॉपिक है द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। डीके मतलब क्षय, रेडियो एक्टिव डीके। अब व्हाट इज़ रेडियो एक्टिव डीके? आपको रेडियो एक्टिविटी शायद पता हो। व्हेन अ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स बाय एमिटिंग अल्फा, बीटा और गामा रे और बाय कैप्चरिंग इलेक्ट्रॉन, द प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके क्या है? जब किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मतलब न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और अल्फा, बीटा या गामा रे एमिट करता है जब आपका न्यूक्लियस, तो उसे रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं। आपका कोई भी जैसे एक न्यूक्लियस है, ठीक है, वो दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। एक्स न्यूक्लियस था वो वाई न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया और साथ में अल्फ़ा या फिर बीटा या फिर गामा रेस एमिट की, कोई भी अल्फ़ा, बीटा या गामा रे एमिट की, तो इससे हम रेडियो एक्टिव डीके कहेंगे। ठीक है। अब दिस डीके इज स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद ब खुद हो, हमें बाहर से आर्टिफिशियली करवाना ना पड़े। ये जो डीके है ये स्पॉन्टेनियस है, मतलब खुद होने वाला है, खुद होता है नेचर में। Let us take a radioactive sample containing N0 nucleus at T is equal to 0. T is equal to 0 मतलब जब आपने प्रोसेस स्टार्ट किया तब स्मॉल t इज़ 0, टाइम इज़ 0, तब आप अज्यूम कीजिए कि आपके पास N0 नंबर के न्यूक्लियाई हैं। ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके ये जो न्यूक्लियस है वो डीके होंगे। न्यूक्लियस डीके होगा मतलब क्या होगा कि न्यूक्लियस कम होते जाएंगे। स्टार्टिंग में N0 था और जैसे जैसे आपका टाइम जाता जाएगा वैसे N0 नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, उसमें से कुछ न्यूक्लियस डीके हो जाएंगे, कोई और न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, अल्फ़ा, बीटा, गामा, कुछ भी रेज एमिट करके। तो T इज इक्वल टू 0 पे N0 न्यूक्लियाई थे, N0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे। अब कुछ टाइम T के बाद आपके सैंपल में सिर्फ N न्यूक्लियाई बचेंगे। N0 में से कुछ न्यूक्लियाई डीके हो जाएंगे और बचेगा कितना? N नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। एट टाइम T इज इक्वल टू 0 N0, एट सम थोड़े टाइम बाद एट टाइम T आपका सिर्फ N न्यूक्लियस बचेंगे। अब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ अ गिवन रेडियोएक्टिव सैंपल डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकेंड इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ सैंपल। तो एक सेकेंड में आपके कितने न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हुए, एक सेकेंड में कितने न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हुए, उसे आप एक्टिविटी कहेंगे सैंपल की। एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हुए, ये होता है, उसे आप एक्टिविटी कहेंगे। सो योर एक्टिविटी इज डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। एक्टिविटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने डिसइंटीग्रेशन हुआ। अब डिसइंटीग्रेशन मतलब एक न्यूक्लियस में से, जैसे मैंने कहा, दूसरे न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्म होना और अल्फ़ा, बीटा, गामा एमिट करना, ये है, इसे आप डिसइंटीग्रेशन कहोगे। ठीक है। अब जैसे अगर आपके पास N0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, N0 आप ले लो, फर्ज करो कि आपके पास 50 न्यूक्लियाई है स्टार्टिंग में, ये एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है। उसमें से एक सेकेंड के बाद ये T0 एट T इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब एक सेकेंड के बाद मतलब एट T इज इक्वल टू 1 आपका N कितना होगा? कम होगा, क्योंकि आप एक सेकेंड के बाद आप फर्ज करो कि एक सेकेंड में 2 न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गए, 2 न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म हो गए, डिसइंटीग्रेट हो गए। तो 50 में से 2 डिसइंटीग्रेट हो गए, बचे क्या? कितने? 48। समझ रहे हो?
मतलब कि इसकी एक्टिविटी क्या होगी 2, कि 1 सेकेंड में 2 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हुए, समझे। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियस घट रहे हैं, ठीक है। तो आप रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ न्यूक्लियाई विथ टाइम, अब dN/dt क्या है, n क्या है नंबर ऑफ न्यूक्लियस और t क्या है टाइम, तो dN/dt है n है नंबर ऑफ न्यूक्लियस, तो dN/dt है चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियस विथ टाइम, चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियस विथ टाइम। और मैंने डिक्रीज़ क्यों बोला, रेट ऑफ डिक्रीज़, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियस घटते जाएंगे, तो रेट ऑफ डिक्रीज़। सो dN/dt इज इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ न्यूक्लियाई विथ टाइम, और उससे ही हम एक्टिविटी कहेंगे कि ये एक्टिविटी क्या है, 1 सेकेंड में पर सेकेंड विथ टाइम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने डिसइंटीग्रेट हुए, कितने घटे, तो यही आपकी एक्टिविटी है। तो ये है आपकी एक्टिविटी, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट्स जब साइंटिस्ट ने की तब उन्होंने देखा कि एक्टिविटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर n ऑफ पेरेंट टाइप न्यूक्लियर प्रेजेंट एट एनी टाइम। तो उन्होंने पाया कि एक्टिविटी एट एनी टाइम t, एक्टिविटी मतलब dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर n ऑफ पेरेंट टाइप, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे माइनस क्यों किया, माइनस साइन इसीलिए किया क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे आपकी नंबर घट रहे हैं। आपने देखा जैसे ये रेट ऑफ डिक्रीज है, t इज इक्वल टू 0 पे n 0 था, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे ये n घटने लगा, ठीक है, नंबर घटने लगे, जैसे टाइम बढ़ा नंबर घटे, मतलब कि डिक्रीज हो रहा है, तो ये डिक्रीज है इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन लगाई। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए ये लैम्डा कांस्टेंट रखा, तो आपका कुछ ऐसा इक्वेशन आया। और नेगेटिव साइन क्या दिखाती है, जैसे मैंने बताया नेगेटिव साइन ये दिखाती है कि जैसे t बढ़ रहा है वैसे n घट रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये रेट ऑफ डिक्रीज है, तो ये रेट ऑफ डिक्रीज है इसलिए यहाँ पे माइनस रखा, ठीक है। अब इस इक्वेशन में ध्यान दो, लैम्डा क्या होगा, लैम्डा होगा माइनस dN/n dt, ठीक है। ये इक्वेशन इस तरह से लिखो। अब पर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, पर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम मतलब कि क्या, मतलब dt इज इक्वल टू 1, यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम dt इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। तो अगर dt इज इक्वल टू 1 सेकेंड रखो तो लैम्डा क्या होगा माइनस dN/n। तो पर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम एक, अगर dt 1 सेकेंड है, पर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम dt 1 सेकेंड है, तो लैम्डा कितना है माइनस dN/n, सो लैम्डा इज माइनस dN/n। और ये क्या दिखाता है, लैम्डा गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके पर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपका न्यूक्लियस डीके हो गया इन 1 सेकेंड। इसीलिए लैम्डा को आप क्या कहोगे, उसे आप डीके कांस्टेंट या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कहोगे, और डीके कांस्टेंट को गुजराती में क्षय नियतांक भी कहते हैं। अब इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में आप डी माइनस dN/n एक बाजू ले आओ और लैम्डा dt दूसरी बाजू, आपका इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन देखो, अब आप क्या करो कि इन दोनों साइड इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करोगे कहाँ से कहाँ तक, तो जब t इज इक्वल टू 0 है तब यहाँ पे क्या है n0, ठीक है। और जब कुछ टाइम t है तब यहाँ पे आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स है n, तो इंटीग्रेशन ये वाला n0 से n और यहाँ पे 0 से t, तो ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी है, देखो सेम है, लिखिए। और माइनस ये यहाँ पे माइनस तो है वो रहेगा। अब
अंडर रूट डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन एन। फिर ये लैम्डा तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा तो माइनस लैम्डा, ये क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी ओनली, तो टी, और ये 0 से टी, ये जो भी है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, एल एन एन, ये बाउंड्री वैल्यू डालो तो एल एन एन माइनस एल एन एन 0, और यहाँ पे इसमें डालो तो t माइनस 0 मतलब t ही रहेगा। उसके बाद ये आपको पता है कि एल एन एक्स माइनस एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स बाय वाई, ये आपको मैथमेटिकली पता है। तो ये कितना होगा, अब देखना, एल एन एन माइनस एन 0, एल एन एन बाई एन 0 रहेगा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, ठीक है। अब एल एन का इन्वर्स क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, मतलब कि यहाँ से अगर मुझे एल एन हटाना हो तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कर देना पड़ेगा। सो एन बाई एन 0 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी, तो ये आ गया एन बाई एन 0 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। अब एन 0 इस तरफ ले जाओ तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी। इससे आप लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके कहोगे, ये आपका लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके है। अब decay constant lambda is characteristic of radioactive substance and it depends in no way on amount of substance present. अब ये जो डीके कांस्टेंट है ना, लैम्डा क्षय नियतांक, वो हर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए अलग होता है। यूरेनियम के लिए अलग होगा, थोरियम के लिए अलग होगा, हर एक सब्सटेंस के लिए डीके कांस्टेंट अलग अलग लैम्डा होता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, मतलब स्टार्टिंग में n0 कितना भी हो, आपके पास 2 ग्राम मोल हो या फिर 5 ग्राम मोल हो या 50 ग्राम मोल हो, आपका डीके कांस्टेंट सेम रहता है। डीके कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल आपके पास यूरेनियम है, यूरेनियम अगर आपके पास 2 ग्राम मोल हो या 50 ग्राम मोल हो, डीके कांस्टेंट सेम ही रहेगा, ठीक है। तो किसी एक सब्सटेंस का डीके कांस्टेंट सेम ही रहेगा। अब हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ मतलब टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द गिवन सैंपल डीकेज। अगर आपके पास सैंपल है, कोई भी सैंपल है जिसमें n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, तो हमें वो टाइम नोट करना है जब आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0/2 मतलब ओरिजिनल से आधे हो जाएंगे। जब ओरिजिनल से आधे हो जाएं, वो कौन से टाइम में हो रहे हैं, उससे आप हाफ लाइफ टी कहेंगे। हाफ लाइफ को अर्ध जीवन काल पर बोलते हैं, मतलब क्या कि जब आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो ओरिजिनल से हाफ हो जाए, उस टाइम को आप हाफ लाइफ या फिर अर्ध जीवन काल कहेंगे। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जब आधे हो जाए तब का फाइंड आउट करना है। तो n इज इक्वल टू n0/2 मतलब n/n0 इज इक्वल टू हाफ, तो ये लिखा है n/n0 इज इक्वल टू हाफ। और इस लॉ में देखने जाओ तो n/n0 क्या है, e⁻ लैम्डा टी, तो n/n0 इज इक्वल टू e⁻ लैम्डा टी, ठीक है। अब ये कंपेयर करो, e⁻ लैम्डा टी इज इक्वल टू 1/2, तो e⁻ लैम्डा टी क्या होगा, 1/e⁻ लैम्डा टी, मतलब e⁻ लैम्डा टी इज इक्वल टू 2।
लैम्डा टी इज इक्वल टू, हाँ अब एक्सपोनेंशियल को हटाना हो, एक्सपोनेंशियल का उल्टा क्या होता है, एल एन, जिसको आप लॉग ई इस तरह से भी लिख सकते हो। तो लैम्डा टी इज इक्वल टू एल एन टू, इसका उल्टा एकदम, और एल एन टू क्या है 0.693। तो लैम्डा टी इज इक्वल टू 0.693, लैम्डा को इस तरफ ले आओ तो आपको हाफ लाइफ मिल जाएगी। हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 बाय डी के कॉन्स्टेंट। अब मीन लाइफ क्या है, मीन लाइफ मतलब सरेराश जीवन काल, ये था हाफ लाइफ मतलब अर्ध जीवन काल। अब क्या आएगा, मीन लाइफ मतलब सरेराश जीवन काल। उसे डिफाइन कैसे करते हो आप, टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल न्यूक्लियाई इन अ गिवन सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन दैट सैंपल। तो आपके पास जितने भी न्यूक्लियाई हैं उन सब का टोटल लाइफ टाइम देखो और डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 50 न्यूक्लियाई हैं, तो इन 50 का आप लाइफ टाइम फाइंड आउट करो, जीवन काल, लाइफ टाइम को ऐड करो, 50 के लाइफ टाइम को ऐड करो और डिवाइडेड बाय 50 कर दो, तो आपका सरेराश जीवन काल या फिर मीन लाइफ आ जाएगा। अब ये कर्व मैंने ऐसा क्यों ड्रॉ किया है, देखो ये कर्व क्या है, n वर्सेस t है ना, n वर्सेस t का कर्व है। अब ये देखो इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ एक्सपोनेंशियल होगा और एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग में, मतलब ऐसा होगा है ना। एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है ना, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई। तो अगर हम इसको n वर्सेस t लें तो ये ग्राफ e रेज़ टू माइनस लैम्डा टी है, तो ये ग्राफ ऐसा होगा, क्योंकि आपका y ये है, y ये है और x ये है, ये आपका x, ठीक है। अब जो आपका ये कांस्टेंट है n0 वो यहाँ पे आएगा, ये जो जहाँ पे टच कर रही है n0, तो ऐसा होगा आपका ग्राफ। तो इस इक्वेशन से एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ये ड्रॉ किया हमने, ठीक है। अब मीन लाइफ टाइम, हाँ अब ये वाले इस पे आ जाओ, टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन दैट सैंपल। तो अगर हम छोटा सा एरिया इसमें इस कर्व में हम छोटा सा एरिया dn लें, ठीक है, तो dn क्या है, छोटा dn और सामने इस कर्व में सामने टाइम dt, मतलब ये कर्व का एक छोटा सा पोर्शन ले लो, ठीक है। आप छोटा सा पोर्शन लिया, वो dt के इसमें टाइम dt के बराबर जा रहा है और नंबर ऑफ न्यूक्लियस dn के बराबर जा रहा है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस निकालने हैं तो मुझे इंटीग्रेशन dn करना पड़ेगा फ्रॉम n0 से 0। देखो n0 से ये चला जा रहा है और आगे 0 पे पहुंचेगा कभी तो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया n0 और एंड कहाँ पे करूँगी 0, तो ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इसकी जगह पे मैं ये n0 से 0 dn। अब टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल न्यूक्लियाई, टोटल लाइफ टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, इस कर्व का लाइफ टाइम मतलब पहले तो इसको देखेंगे, ठीक है। और टोटल लाइफ टाइम ऑफ dn के कितने होंगे, ये dn जितना पोर्शन है उसका लाइफ टाइम कितना होगा t इंटू dn, ठीक है। अब सबका अगर करना है तो पूरे कर्व स्टार्ट कहाँ से हो रहा है n0 पे और जाके 0 पे एंड होगा, तो TDN क्या है,
टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल सैंपल, मतलब ऑल न्यूक्लियस, सैंपल में जितने भी न्यूक्लियस है उसका टोटल लाइफ टाइम। टोटल ये आपके न्यूमरेटर में है, तो ये क्या हो जाएगा, n0 से 0 t dn, तो ये रख दिया। अब आपके पास n इज इक्वल टू n0 एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा t है, तो dn कितना होगा, डेरिवेटिव करो तो n0 फिर एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी का आंसर क्या आता है, का डिफ्रेंसिएशन क्या आता है, माइनस लैम्डा एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी, तो ये है आपका dn। अब और dt भी तो होगा आगे, हाँ dt भी तो होगा, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया तो ये n0 कांस्टेंट रहेगा, इसका आएगा माइनस लैम्डा एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी dt, ठीक है। ये है आपका dn, ये मिला आपका dn। अब dn की जगह ये dn की जगह आप ये वैल्यू डालो, ये dn है, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू डालो यहाँ पे, तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी है। अब ये क्या है, ये सिंपली आपका है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है कितने, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है n0। अब मैंने ये माइनस क्यों लिया, माइनस इसीलिए लिया क्योंकि हम 0 से n0 नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये शुरू में n0 है और वापस देखो अब मैं बताती हूँ। इंटीग्रेशन dn क्या है, n, ठीक है, 0 से नहीं, n0 से 0, n0 से 0 मतलब कितना होगा, अब ये n 0 से ये यहाँ से, तो ये 0 माइनस n0 मतलब कि ये क्या हुआ, ये माइनस n0 हुआ, माइनस n0, ठीक है। n0 माइनस n0 कैंसिल, ये बचेगा। उसके बाद आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करो, ये आपने किया हुआ होगा मैथ्स में। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे तो ये आपकी 1 बाय लैम्डा स्क्वायर आएगी, तो टाउ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1 बाय लैम्डा स्क्वायर, एक लैम्डा जाएगा तो टाउ इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। तो ये क्या है आपका सरेराश अर्थ ना सरेराश जीवन, ओके सरेराश जीवन काल, मीन लाइफ टाइम टाउ क्या है 1 बाय लैम्डा, और हाफ लाइफ क्या है 0.693 बाय लैम्डा। इसमें कंफ्यूज मत होना, मीन टाइम और मीन लाइफ टाइम और हाफ लाइफ टाइम। एक एग्जांपल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट्स मेड बाय रदरफोर्ड एंड गाइगर 1 ग्राम ऑफ रेडियम एमिट्स इन 1 सेकेंड 3.7 into 10 अल्फा पार्टिकल, एस्टिमेट द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम। अब आपको हाफ लाइफ फाइंड करनी है। हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला आप देखो क्या है 0.693 बाय लैम्डा, मतलब आपको लैम्डा फाइंड करना पड़ेगा तो आपकी हाफ लाइफ आएगी। अब लैम्डा क्या है वो देखते हैं। अब आपने ऊपर देखा लैम्डा इज इक्वल टू dn बाय n, लैम्डा इज इक्वल टू dn बाय n माइनस dn बाय n, ये है, तो आप इसको ध्यान में रखो। लैम्डा इज इक्वल टू dn बाय n। अब dn क्या है, dn क्या है, dn ये है कि टाइम t में जो भी 1 सेकेंड है, टाइम t दैट इज़ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस घटे, तो 1 सेकेंड में
3.7 इंटू 10⁻10 अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए, मतलब 3.7 इंटू 10⁻10 न्यूक्लियस डीके हुए होंगे, तभी इतने अल्फा पार्टिकल निकले। तो आपका डीएन है 3.7 इंटू 10⁻10। तो ये है लैम्डा में डीएन की जगह पे 3.7 इंटू 10⁻10 पुट करो। अब एन कैसे फाइंड आउट करोगे? एन क्या है? एन है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन दैट सैंपल। तो सैंपल कितना है? 1 ग्राम ऑफ रेडियम। 1 ग्राम रेडियम में कितने एटम्स हैं, वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? 1 ग्राम रेडियम में कितने एटम्स हैं? 1 ग्राम ऑफ रेडियम में कितने एटम्स हैं, उसके लिए आप थोड़ा सा केमिस्ट्री याद करो। तो 1 ग्राम मोल में 1 ग्राम मोल में कितने एटम हैं? 1 ग्राम मोल में 6.02 × 10⁻23 एटम्स है। तो 1 ग्राम मोल इंटू 1 ग्राम मोल इज इंटू 6.02 × 10⁻23 एटम पर ग्राम मोल। इस तरह से आप लिख सकते हो कि 1 ग्राम मोल में इतने एटम्स हैं। अब 1 मोल रेडियम में 1 मोल रेडियम में कितने ग्राम्स होंगे? 1 मोल ऑफ रेडियम कंसिस्ट ऑफ 226 ग्राम्स। तो 1 ग्राम ऑफ रेडियम में कितने मोल्स होंगे? 1/2 26 ग्राम मोल होंगे। तो ये तो आपको केमिस्ट्री थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी कि 1 ग्राम ऑफ रेडियम में कितने एटम हैं, वो आपको इस तरह से मिल जाएगी। 1 ग्राम ऑफ रेडियम है, फिर 1 ग्राम मोल में कितना होगा रेडियम? 226। फिर 1 ग्राम मोल ओके, फिर 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.02 × 10⁻23। तो ये तो आपको, ये हमने बेसिक केमिस्ट्री है, ये तो आपको समझना पड़ेगा। तो इन सबको मल्टीप्लाई करो तो आपकी n की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी 2.7 × 10⁻21। तो ये n की वैल्यू है, और यहाँ पे पुट करो तो आपका, ये यहाँ पे पुट कर दो तो आपका लैम्डा की कुछ वैल्यू आ जाएगी। ये डी के कॉन्स्टेंट है 0.693 डी के कॉन्स्टेंट गिव्स यू हाफ लाइफ। तो ये आपकी हाफ लाइफ है। अब एक्टिविटी का यूनिट क्या है? कॉमनली हम क्यूरी यूज़ करते हैं, क्यूरी CU, ठीक है। और क्यूरी क्या है? 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। इसे आप क्यूरी कहोगे। 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू, अच्छा ये रहा 1 क्यूरी 1 CI इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन हो जाए तो उससे आप 1 क्यूरी कहोगे। अब 10⁻³ क्यूरी को आप मिली क्यूरी कहोगे, 10⁻6 क्यूरी को माइक्रो क्यूरी कहोगे। अब क्यूरी के जैसे एक दूसरी यूनिट भी है जिसे हम रुदरफोर्ड कहते हैं। और रुदरफोर्ड क्या है? रुदरफोर्ड है 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन हो जाए तो वो एक रुदरफोर्ड है, ठीक है। अब ये है आपकी रुदरफोर्ड और क्यूरी, ये आपकी एक्टिविटी की कुछ यूनिट्स हैं। पर ये ऐसा यूनिट नहीं है, यहाँ पे आपके सिलेबस में तो नहीं है, पर एक्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है बेकरेल। BQ ऐसे आप दर्शाते हो, BQ बेकरेल। और बेकरेल क्या है?
वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ये है आपका बेकरेल, BQ। ये आपको सिलेबस में नहीं है। तो शायद 12th स्टैंडर्ड में आपने किया हो कि एक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है। अब एक्टिविटी क्या है आपकी, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में एक्टिविटी क्या है आपकी, dN/dt। एक्टिविटी इज इक्वल टू dN/dt, और यहाँ पे माइनस भी लगेगा क्योंकि रेट ऑफ डिक्रीज है, तो इस माइनस को हटाने के लिए मैं यहाँ पे मॉड कर दूंगी, ठीक है। ये dN/dt आपकी एक्टिविटी है, अगर ये एक्टिविटी है तो ये भी एक्टिविटी हुई। सो एक्टिविटी इज इक्वल टू मॉड dN/dt। मॉड क्यों लिया, ये माइनस है इसीलिए, उसको हटाने के लिए। और मॉड dN/dt इज इक्वल टू, अगर ये एक्टिविटी है तो ये भी एक्टिविटी होगी, लैम्डा n। तो एक्टिविटी इज इक्वल टू dN/dt इज इक्वल टू लैम्डा n। तो ये है आपकी एक्टिविटी। तो ये है आपकी एक्टिविटी। आपको एक्टिविटी फाइंड कर सकते हो। अब ये आपका फॉर्मूला है, इससे हम एक एग्जांपल लेके एक्टिविटी फाइंड करते हैं। कैलकुलेट द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ 226 रेडियम whose half life is 1622 years and ओके। फर्स्ट हम ये करेंगे, हमें क्या करना है कि एक एटम दिया है, रेडियम एटम, जिसका मास नंबर है 226। तो अगर आपके पास कोई भी एटम हो जिसका मास नंबर आपके पास हो, उसमें आप अब 1 ग्राम ऑफ रेडियम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। 1 ग्राम इंटू 1 ग्राम मोल बाय इसका मास नंबर 26 इंटू एक मोल में कितने एटम्स होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 होते हैं। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर सकते हो 1 ग्राम रेडियम में, ठीक है। तो आपको कैपिटल में n मिल गया। अब आपको लैम्डा फाइंड करना है। लैम्डा क्या है, 0.693/t। अब आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में हाफ लाइफ कितनी है 1622 ईयर्स, तो t इज इक्वल टू 1622 ईयर्स। इसको हमें सेकेंड में करना पड़ेगा। तो एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में दिन होते हैं 365, ठीक है, 365 डेज। और ये हुआ 365 डेज। एक दिन में घंटे कितने होते हैं 24, तो ये हो गया आवर्स में कन्वर्ट। फिर एक घंटे में मिनट कितने होते हैं 60, तो ये हो गया मिनट में। अब एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60। तो ये जो पूरा है ये क्या है आपका t। 1622 ईयर्स को मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया। ये देखो यही किया 6/22 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ये आपका t है, ठीक है। तो आपको लैम्डा मिल गया। अब एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा n। तो n की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली, ये रही, और लैम्डा की वैल्यू भी यहाँ पे मिली। तो एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा n। इतने डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अब इसको हमें क्यूरी में कन्वर्ट करना हो तो क्या करूँगी मैं, क्यूरी 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10, ठीक है। तो इसको मैं डिवाइडेड बाय
इसको मैं डिवाइडेड बाय 1 क्यूरी कितना है 3.7 इंटू 10⁻10 कर दूँगी, तो क्या होगा, आपको जो भी आंसर आएगा वो क्यूरी में होगा। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है, 3 इंटू 10⁻9 kg ऑफ एक्टिव गोल्ड। गोल्ड क्या कैसा होता है, AU 200 AU हुज लाइफ टाइम इज़ 48 मिनट्स। अब आपकी लाइफ टाइम है 48 मिनट्स और आपके पास 1 ग्राम की जगह पे 3 इंटू 10⁻9 kg है। उसके लिए आप n कैसे फाइंड आउट करोगे, 3 इंटू 10⁻9 kg। अब 1 kg इज इक्वल टू 10⁻3 ग्राम्स, तो 10⁻3 ग्राम, तो आपको कितना हुआ 10⁻6 ग्राम। ठीक है, तो आपका वेट आपके पास कितना है 3 इंटू 10⁻6 ग्राम गोल्ड है। ठीक है, अब गोल्ड का मास नंबर क्या है 200, तो 1 ग्राम मोल बाय 200, और 1 ग्राम मोल में कितने एटम होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23, तो आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n। अब T इज इक्वल लैम्डा इज इक्वल टू 0.693/T। अब T क्या है 48 मिनट, मिनट का हम सेकेंड, ये मिनट है, मिनट को हम सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे 48 इंटू 60, ये किया और सॉल्व करो तो लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा मिला और n मिला, तो आपको एक्टिविटी भी मिल जाएगी। अब ये डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, इसका क्यूरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँ मैं 3.7 इंटू इसको डिवाइड बाई 3.7 इंटू 10⁻10 कर दूँ तो आपको क्यूरी में मिल जाएगा। अब क्यूरी देखो एक बार, है ना, ये आपको अगर डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड में आंसर आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अब इसको आप नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 क्यूरी बाय 3.7 इंटू 10⁻10। तो आप डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड जैसे दिखे तो आप उसे डिवाइड बाय 3.7 इंटू 10⁻10 कर दो तो आंसर क्यूरी में मिलेगा। यही हमने किया। रेडियो एक्टिव ग्रोथ एंड डीके, ग्रोथ मतलब बढ़ना, डीके मतलब क्षय, घटना, कम होना। कंसिडर अ डीके, लेट अस कंसिडर अ डीके ऑफ टाइप ए बी, ये ऐसा टाइप मतलब क्या कि आपके पास इनिशियली सिर्फ ए टाइप का के न्यूक्लियस है, फिर ए डीके होके बी टाइप के न्यूक्लियस बने और बी डीके होके सी टाइप के न्यूक्लियस बने, और जो सी है वो स्टेबल है, वो आगे डीके नहीं होंगे, आगे डिसइंटीग्रेट नहीं होंगे। इनिशियली आपके पास क्या है, सिर्फ ए टाइप के न्यूक्लियस है, तो इनिशियली मतलब एट टी इज इक्वल टू 0 आपके पास सिर्फ ए टाइप के न्यूक्लियस है, और कितने हैं ए टाइप के, कितने न्यूक्लियस हैं N0। जैसे जैसे आपका वक्त आगे बढ़ेगा ना तो आपके ये N0 जो ए टाइप के एटम्स है वो घटते जाएंगे और ए से बी बनते जाएंगे, ए से बी बनते जाएंगे, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ए से बी बनते जाएंगे और फिर बी से सी भी बनेंगे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा। तो ओरिजिनली ओनली ए टाइप ऑफ एटम इज प्रेजेंट जैसे मैंने कहा, और ओरिजिनली N0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए टाइप इज N0। फिर ओरिजिनली सिर्फ ए एटम्स हैं तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी टाइप्स ओरिजिनली मतलब एट टी इज इक्वल टू 0 ये तो है ही नहीं, तो एट टी इज इक्वल टू 0 द इनिशियल नंबर ऑफ बी एटम्स इज 0। अब कोई भी टाइम टी पे
नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ए टाइप इज Na, और कोई भी टाइम बी पे बी टाइप के Nb न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। बी इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डीके ऑफ ए, मतलब कि बी कैसे बन रहा है, जब ए डीके हो रहा है तब बी बन रहा है, और जब बी डीके हो रहा है तब सी बन रहा है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंटरिंग द बी कैटेगरी, अब बी कैटेगरी में कितने न्यूक्लियाई आ रहे हैं, जितने ए में से निकलेंगे उतने बी में आएंगे। तो ए में से कितने निकल रहे हैं वो हमें कैसे पता चलेगा, एक्टिविटी से। एक्टिविटी आपकी क्या है, -DA, और एन की जगह एन ए रखा क्योंकि हम टाइप ए की बात कर रहे हैं। तो -d/dt ऑफ Na इज इक्वल टू माइनस लैम्डा ए एन ए। लैम्डा ए क्यों रखा कि ए टाइप के न्यूक्लियस का कितना डी के कांस्टेंट है। तो ये है -D ये, और यहाँ क्या हो रहा है कि जितने ए घट रहे हैं, ए से निकल के बी में जा रहे हैं, तो जितने ए घटेंगे उतने ही बी कैटेगरी में अंदर आएंगे। तो ये माइनस द नंबर ऑफ न्यूक्लियर लीविंग द बी कैटेगरी। अब बी कैटेगरी को कितने छोड़ रहे हैं, मतलब कि अब देखो ए से बी में आए, बी से सी में जाएंगे, ठीक है। तो जाने वाले बी में यहाँ ए से बी में आए, अब बी से सी में जाएंगे, बी से सी में कितने जाएंगे, बी में ए से आए इतने लैम्डा एन है, तो बी से निकलने वाले कितने होंगे, लैम्डा बी एन बी, ठीक है। तो नेट चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी कैटेगरी, बी कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में चेंज आए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये बाय द वे dNb/dt यहाँ पे लिख लेना क्योंकि ये बी की बात चल रही है, dNb/dt। तो नेट चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज dNb/dt इज इक्वल टू कि बी में कितने नंबर चेंज हुए वो है dNb/dt। तो कितने चेंज होंगे, कुछ आ रहे हैं और कुछ जा रहे हैं। तो आ कितने रहे हैं, लैम्डा ए एन ए, और जा कितने रहे हैं, लीव कितने कर रहे हैं, जा कितने रहे हैं, लैम्डा बी एन बी। तो टोटल चेंज कितना हुआ, आने वाले माइनस जाने वाले। देखो एंटर कितने कर रहे हैं, लैम्डा ए एन ए, और जा कितने रहे हैं, लैम्डा बी एन बी। तो जाने वालों को मैं माइनस साइन रखूँगी क्योंकि वो निकल रहे हैं। तो नेट चेंज इन बी कैटेगरी, नेट चेंज टोटल चेंज को हम dNb/dt कहेंगे, और आने वाले लैम्डा है एन ए और जाने वाले लैम्डा बी एन बी। अब आपको पता है कि ओरिजिनली N0 नंबर ऑफ एटम्स थे, और कौन से थे, ए टाइप। ओरिजिनली ओनली ए टाइप ऑफ एटम्स वर प्रेजेंट। तो आप ये वाला लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके लगा सकते हो उस पर, ये कि ओरिजिनली सिर्फ N0 एटम्स प्रेजेंट है, वो किस तरह से डीके हो रहा है। तो ये वाला लॉ लगा सकते हो ए एटम के लिए आप। हाँ, तो आप Na इज इक्वल टू वो रेडियो एक्टिव लॉ लगाया हमने, ठीक है। Na इज इक्वल टू N0 एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा ए टी। लैम्डा ए क्यों लिखा, ए टाइप के न्यूक्लियस का डीके कांस्टेंट। अब ये Na की जगह पे ये पुट करो तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इन दोनों साइड पे आप ये एक्सपोनेंशियल लैम्डा बी टी डी टी मल्टीप्लाई करो तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाएगा। अब LHS
इसको आप इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन यू डी वी इज इक्वल टू यू वी माइनस वी डी यू। अब इससे कंपेयर करो तो u क्या होगा, एक्सपोनेंशियल लैम्डा बी टी, और डी एन, यहाँ पे डी एन बी और यहाँ पे डी वी, तो v क्या होगा, एन बी। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आएगी, u इंटू वी, मतलब एक्सपोनेंशियल लैम्डा बी टी इंटू एन बी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v डी यू, v क्या है, एन बी इंटू डी यू मतलब ये u का डिफ्रेंसिएशन करो तो क्या आएगा, डी यू मतलब लैम्डा बी एक्सपोनेंशियल लैम्डा बी टी डी टी। अगर u ये है तो डी यू ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे v लिखा एन वी, फिर डी यू की वैल्यू डाल दी लैम्डा बी इंटू एक्सपोनेंशियल लैम्डा बी टी डी टी। ये आपका इसका LHS का इंटीग्रेशन हुआ ये। अब ये है आपका इंटीग्रेशन। So integrating equation 2.25 and substituting equation 2.26। अब आप क्या करो कि इस पूरी को आप इंटीग्रेट करो, ये पूरे को आप इंटीग्रेट करो तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हमने ये फाइंड आउट किया, ये पुट करो, और फिर इसका भी आप इंटीग्रेशन करो। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन, फर्स्ट टर्म के इंटीग्रेशन के लिए आपको ये लैम्डा ए कांस्टेंट है, फिर n0 कांस्टेंट है तो लैम्डा ए और n0 कांस्टेंट रखा, फिर इंटीग्रेट किसको करना पड़ेगा, इसको, इतने पोर्शन को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट है ही है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करने से क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए टी डी टी। इसको इंटीग्रेट करने से आएगा आपका एक्सपोनेंशियल लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए टी डिवाइडेड बाय लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए। ये इंटीग्रेशन तो आपको, ये सिंपल इंटीग्रेशन है, सबको आनी चाहिए। तो यही चीज़ एक्सपोनेंशियल लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए टी डिवाइडेड बाय लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए। प्लस सी, आपको सिर्फ इतना करना है कि इसको, इस पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेट करो और ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट, मतलब इंटीग्रेट करोगे तो ये वैल्यूज़ आएंगी, फिर ये सब्सटीट्यूट करो तो आपका कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा। फिर आप प्लस सी एक कांस्टेंट रखा है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है ना सी। अब हमें सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, हमें पता है कि t इज इक्वल टू 0, स्टार्टिंग में बी टाइप का कोई न्यूक्लियस नहीं है, मतलब एन बी इज 0, मतलब एट t इज इक्वल टू 0 एन बी इज 0, मतलब यहाँ पे t की जगह पे 0 रखो और एन बी की जगह पे भी 0 रखो इस इक्वेशन में। तो c की वैल्यू क्या रहेगी, c की वैल्यू यहाँ पे t भी 0 रखो और एन बी भी 0 रखो, तो इस इक्वेशन में t और n भी 0 रखोगे तो c की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी। ये c की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो तो आपका एन बी कुछ ऐसा मिलेगा। एन बी क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ बी टाइप। अब अगर आप ग्राफ देखने जाओ तो ए जो है वो इस तरह से घट रहा है एक्सपोनेंशियल, ये वाले इक्वेशन के हिसाब से। बी क्या होगा, बी बताए, बी एक पॉइंट तक बढ़ेगा, जैसे कि क्योंकि ए से बी से सी है तो एक पॉइंट तक ए से बी में आएंगे तो बी बढ़ेगा, नंबर ऑफ बी एटम्स बढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा कि बी भी डी क्यों होना स्टार्ट हो जाएगा तो बी भी घटना चालू कर देगा, तो बी कैटेगरी में कुछ ऐसा होता है। और ये टी मैक्स क्या है, टी मैक्स मतलब वो टाइम जब आपकी
जब आपका बी टाइप न्यूक्लियस मैक्सिमम हो, ज़्यादा से ज़्यादा, वो है आपका टी मैक्स। ठीक है। Now show that if initially there are N0 radioactive nuclei of the parent present, मतलब इनिशियली जो ए टाइप के हैं वो इनिशियली नंबर ऑफ ए टाइप जो है वो N0 है, the time at which number of radioactive daughter nuclei is maximum is this, मतलब हमें T max फाइंड आउट करना है। ये जो डॉटर न्यूक्लियई है बी कैटेगरी वो मैक्सिमम कब होगी ये फाइंड आउट करना है। और वो हमें दिया है कि हमें फाइंड आउट करना है कि टी मैक्स कितना है, वो हमें प्रूव करना है। तो हम प्रूव कैसे करेंगे? अब हमें एन बी पता है कितना है, वो लिखा हमने। अब कोई भी क्वांटिटी जब मैक्सिमम होती है, कोई भी क्वांटिटी जब मैक्सिमम होती है तो हमें पता है कि उसका, जैसे अगर कोई ऐसा कर्व है, ठीक है, तो ये उसका मैक्सिमम पॉइंट है। तो मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होता है, मैक्सिमा पॉइंट पे dy बाई डी एक्स ज़ीरो होता है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में डी एन बी बाय डी टी ज़ीरो होगा, तो वो मैक्सिमम रहेगा एन बी। जब डी एन बी बाई डी टी ज़ीरो होगा तब एन बी मैक्सिमम रहेगा। तो डी एन बी बाई डी टी इज़ ज़ीरो। तो अब इस पूरे को आप डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो आपका कुछ ऐसा आएगा। डिफ्रेंशिएशन करना तो आपको आएगा, है ना। और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद टी को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना लो, सिंपल बस। अब हम आइडल इक्विलिब्रियम, ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम और सेक्युलर इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम देखेंगे। अब आइडल इक्विलिब्रियम मतलब गुजराती वालों के लिए आदर्श संतुलन। जब टी मैक्स हो, जब आपका टाइम टी मैक्स है, तब ए की एक्टिविटी और बी की एक्टिविटी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि जब आपका टी मैक्स है, तब मैंने आपको बताया टी मैक्स हो तब डी एन बाई डी टी इज़ ज़ीरो, डी एन बी बाई डी टी इज़ ज़ीरो, ये मैंने आपको बताया। अब डी एन बी बाई डी टी ज़ीरो है तो लैम्डा ए एन ए इज़ इक्वल टू, ये ऐसे लिख पाओगे तो लैम्डा ए एन ए इज़ इक्वल टू लैम्डा बी एन बी। हाँ, तो टी मैक्स के वक्त डी एन बी बाई डी टी ज़ीरो है, तो लैम्डा एन ए इज इक्वल टू लैम्डा बी एन बी, मतलब कि एक्टिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ बी। ए क्या है, पेरेंट, और बी क्या है, डॉटर। पेरेंट डॉटर क्यों बोल रही हूँ? अब पेरेंट में से डॉटर निकलती है, मतलब कि ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ए पेरेंट है और बी डॉटर है। तो ये है एक्टिविटी ऑफ पेरेंट और ये है एक्टिविटी ऑफ डॉटर। तो एट टाइम टी मैक्स एक्टिविटी ऑफ पेरेंट एंड एक्टिविटी ऑफ डॉटर आर इक्वल। और इस सिचुएशन को आप आइडल इक्विलिब्रियम कहोगे, जब पेरेंट की एक्टिविटी और डॉटर की एक्टिविटी इक्वल हो, ये है आपका आइडल इक्विलिब्रियम हो। अब आइडल इक्विलिब्रियम के वक्त क्या होगा, लैम्डा ए एन ए। अब एन ए की वैल्यू आपको पता है कितनी होगी, एन ए की वैल्यू या बस यहाँ पे टी की जगह टी मैक्स रखा, क्योंकि हम मैक्सिमम वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, टी मैक्स हम टी मैक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने एन ए की जगह पे यही रखा, एन ज़ीरो एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा ए टी की जगह पे टी मैक्स। अब टी मैक्स की वैल्यू हमने आगे वाले में यहाँ पे फाइंड आउट की, तो टी मैक्स की जगह ये पुट कर दो, टी मैक्स की जगह पे ये पुट कर दिया। अब एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ही होगा,
समझ रहे हो? एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग ऑफ एक्स इज एक्स। तो अब इसको आप कैसे लिखोगे? लैम्डा ए एन ज़ीरो एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा ए है, तो मैं लैम्डा ए लिखती हूँ। और ये क्या हो गया? ये माइनस यहाँ पे ले जाओ और यहाँ पे प्लस कर दो, यही चीज़ हुई, माइनस लॉग लैम्डा बी बाय लैम्डा ए। अब आपको पता है लॉग एक्स बाय वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग वाई बाय एक्स। तो इस माइनस को हटाने के लिए मैं लॉग लैम्डा बी बाय लैम्डा ए है, उसकी जगह पे मैं लैम्डा ए बाय लैम्डा बी कर दूँ, तो आपका माइनस साइन चला जाएगा। अब डिवीजन में लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए तो है ही। अब ई रेस टू लॉग लैम्डा ए बाय लैम्डा बी कितना होगा? लैम्डा ए बाय लैम्डा ई बी ही होगा, ई रेस टू लॉग एक्स इज एक्स। तो लैम्डा ए एन ज़ीरो लैम्डा ए बाय लैम्डा बी इंटू ई रेस टू लैम्डा ए डिवाइडेड बाय लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए। तो आपका कुछ ऐसा आया इक्वेशन। अब लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो ये लैम्डा ए है, लैम्डा ए बाय लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए। उसको अब अगर लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ये है 1/t ए, लैम्डा ए की जगह पे 1/t ए डिवाइडेड बाय 1/tb माइनस 1/t ए। तो ये कैसा होगा? ये होगा tb डिवाइडेड बाय ta माइनस tb। तो इसकी जगह पे ये लिख दिया। इसकी जगह पे ये लिखा। और लैम्डा ए बाय लैम्डा बी इक्वल टू टी बी बाई टी, ऑब्वियसली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ऐसा है तो लैम्डा ए बाय लैम्डा बी इज इक्वल टू 1/t ए डिवाइडेड बाय 1/t बी, मतलब कि टी बी बाय टी ए। अब 0 से टी मैक्स के बीच में डी एन वी बाई डी टी इज पॉजिटिव। 0 से टी मैक्स के बीच देखो ये स्लोप पॉजिटिव है, 0 से टी मैक्स के बीच स्लोप पॉजिटिव है, मतलब क्या? स्लोप है आपका डी एन वी बाय डी टी, ये पॉजिटिव है। अब डी एन बाई वी बाई डी टी ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है, लैम्डा एन ए माइनस लैम्डा बी एन बी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या? लैम्डा ए एन ए इज मोर देन लैम्डा बी एन बी, विच मीन्स कि पेरेंट ऑफ एक्टिविटी ऑफ पेरेंट इज मोर देन एक्टिविटी ऑफ डॉटर। तो टी मैक्स पे क्या है? आइडल इक्विलिब्रियम। आइडल इक्विलिब्रियम मतलब आदर्श संतुलन। तब क्या होता है? लैम्डा ए एन ए इज इक्वल टू लैम्डा बी एन बी, मतलब पेरेंट की टी मैक्स पे जब आइडल इक्विलिब्रियम है, आदर्श संतुलन है, तब आपकी पेरेंट की एक्टिविटी और डॉटर की एक्टिविटी सेम रहेगी। अब 0 से टी मैक्स तक ये यहाँ तक ये पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा? आपका डी एन बी बाई डी टी पॉजिटिव रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया। और फिर हमने देखा कि इतने में लैम्डा ए एन ए इज़ मोर देन लैम्डा बी एन बी, मतलब कि पेरेंट की एक्टिविटी डॉटर की एक्टिविटी से ज़्यादा है।
और टी मैक्स से लेके आगे तक ये वाली यहाँ पे देखो स्लोप कैसा है, स्लोप आपका नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव मतलब क्या, स्लोप इज इक्वल टू डी एन वी बाय डी टी, दैट इज नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव है मतलब डी एन वी बाई डी टी नेगेटिव है, मतलब ये नेगेटिव है, मतलब इतना नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। इसका मतलब क्या, लैम्डा एन ए इज़ लेस देन लैम्डा बी एन बी, मतलब कि डॉटर की पेरेंट की एक्टिविटी डॉटर की एक्टिविटी से कम है, ये पार्ट। इसमें डॉटर की एक्टिविटी ज़्यादा है, पेरेंट की कम है। फिर ये टी मैक्स वाले पॉइंट पे डॉटर और पेरेंट की सेम है, और 0 से टी मैक्स तक डॉटर की कम है, मतलब कि पेरेंट की ज़्यादा है ऐसा। तो ये तीनों कंडीशन आप एक बार याद रख लें। सो उस फिगर 2.5 ये वाला फिगर, इस फिगर को सिर्फ डिस्क्राइब किया है इस पैराग्राफ में। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम और सेक्युलर इक्विलिब्रियम देखेंगे।